हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRA GS सेंटर। आज 27 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स और साथ ही स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस बैंक के द्वारा चौथी तिमाही में GDP में 1.3% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? SBI ने चौथी तिमाही में जो GDP ग्रोथ है 1.3% उसका अनुमान लगाया है। ये एक मॉडल के तहत लगाया है। तो मॉडल का नाम क्या है? वो मॉडल का नाम है नाउ कास्टिंग मॉडल। इसे आप नोट कर लें। इस मॉडल के तहत ही SBI ने GDP ग्रोथ 1.3% का अनुमान लगाया है। साथ ही 2020-21 पूरे साल में 7.3% का जो GDP ग्रोथ है वो गिरने का भी अनुमान SBI के द्वारा लगाया गया है। और भारत की जो GDP है पूरे विश्व में 5वीं सबसे तेज गति से जो GDP ग्रोथ है भारत की, वो ये भी अनुमान SBI के द्वारा लगाया गया है। अब ये सारे काम SBI के द्वारा किया गया, तो SBI के बारे में आपको 3-4 बात पता होना चाहिए। 3-4 बात क्या क्या है? सबसे पहली बात, इसके जो गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 को इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में और इसका जो हेड है कौन है? वो दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये हो गया SBI। और SBI से एक रिलेटेड फैक्ट क्या है कि SBI पूरे भारत का जो कॉमर्शियल बैंक है उसमें सबसे बड़ा कौन है? SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और साथ ही इसका जो पूरे भारत में जो ब्रांच है, बैंक शाखा इसकी है, सबसे ज़्यादा SBI की ही है। ये तो हो गया SBI। अब GDP का जिक्र हुआ तो GDP के बारे में थोड़ा सा। GDP क्या होता है? जैसे कोई भी एक निश्चित भूभाग, यानी जैसे भारत मान लेते हैं, तो भारत में जैसे कोई कितना भी प्रोडक्ट बना, कोई भी सेवाएं मतलब तैयार किया गया, यानी वस्तु और सेवा जो भारत में तैयार किया गया उसका जो एक मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है, उसे ही GDP के रूप में जाना जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। और ये जो पूरा जो कार्यक्रम है एक निश्चित टाइम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया GDP। अब GDP का एक जो गणना करने का एक मेथड है, वो मेथड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कवर करता है। तो जो GDP का जो गणना करने का जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं व्यय विधि। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। GDP का जो गणना करने का जो सबसे फेमस तरीका है वो कौन सा है? व्यय विधि है। और GDP गणना करने का काम कौन करता है? तो भारत की एक संस्था है CSO, सेंट्रल स्टैटिकल और ऑफिस। ये GDP की गणना करने का काम करता है। इस तरह से इस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो का जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 मई को पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है। अब ये चंद्र ग्रहण क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ये सन यानी सूर्य है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तब होता क्या है कि जब ये यह सूर्य है, ये पृथ्वी और ये मून, तो घूमते घूमते ये क्या चक्कर लगाते लगाते जब ये जो मून है यहाँ पास ये बीच में आ जाता है, तो एक केस यहाँ पास बनता है कि जब मून यहाँ बीच में आ जाता है इस तरह से। और एक केस क्या बनता है कि जैसे ये सन है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा इस साइड रहता है, तो इनके बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो ये दो केस में होता है। तो ये केस में सूर्य ग्रहण लगता है और इस केस में चंद्र ग्रहण लगता है। जब सन और पृथ्वी, ये मून है यहाँ पास और ये अर्थ है, क्लियर नहीं दिख रहा है, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये सन है, S से सन, ये E से अर्थ यानी पृथ्वी, M से मून। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। जानते हैं कि चंद्रमा का साइज छोटा है, पृथ्वी उससे काफ़ी बड़ी है और सूर्य इन दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अब होता क्या है कि पृथ्वी जब सूर्य के यहाँ चंद्रमा
और पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी के आने की वजह से जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है वो चंद्रमा पे पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से चंद्रमा पूरा तरह से काला हो जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है। इसलिए इस पे बोला जाता है कि ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया है। इसलिए जब ये पूरी तरह से सूर्य जो पृथ्वी है चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि पृथ्वी जब इसे ढक लेती है तो सूर्य की जो किरणें हैं, इसे सूर्य को तो पूरा कोई कवर नहीं कर सकता है, तो सूर्य की कुछ कुछ किरणें साइड से ये चंद्रमा पे रिफ्लेक्ट होते रहती है। तो चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इसके जो बाहरी भाग है ये लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है, चीज़ें आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पास एक बार और बता देता हूँ अच्छे से, आप उसे अलग से समझ नोट करके लिख लें। ये सन है, पृथ्वी सूर्य है, ये है चंद्रमा मून, और ये अर्थ है। और यहाँ पास फिर से सन बनाता हूँ, ये मून है, और यहाँ पास हो जाएगा ये अर्थ हो जाएगा। ये दो केस है, एक सूर्य ग्रहण का है, एक चंद्र ग्रहण का है। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग पढ़ रहे, तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होता है। ये आप ये से याद कर ले। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है, ये चंद्रमा आ जाता है, तो ये सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, अब ये जब तीनों एक साथ एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो इसका जो खगोलीय घटना में इसका नाम रखा गया है, नाम क्या है, सिजवी, सिजवी कहा जाता है। इससे अब इम्पोर्टेंट है, जब तीनों एक सीध में आ जाता है, सूर्य, अर्थ और मून। इस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता था हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टीडीबी अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीड अप्लाइड साइंसेस। ब्रीड अप्लाइड साइंसेस ने टीडीबी अवार्ड जीत लिया है। अब टीडीबी अवार्ड है क्या, तो ये इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये करता क्या है, ये पूरे जो CO2 है, जो कि CO2 हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सबको बढ़ने में इसी का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है CO2 का। तो इसी CO2 को ईंधन में या तो रसायन में कन्वर्ट करने के लिए जो नए नए स्टार्टअप हैं उनको ये टीडीबी अवार्ड दिया जाता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो ब्रीड एंड साइंस अप्लाइड है, ये CO2 को ईंधन और फ्यूल के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए टीडीबी अवार्ड 2021 से ब्रीड अप्लाइड साइंस को नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन जो था ये प्राइज से था, पुरस्कार से था। तो ये पुरस्कार का करंट अफेयर्स कवर करता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पुरस्कार से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो के साथ किस स्पेस एजेंसी मिलकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का विकास करेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी से हो जाता है, साइंस से, तो यहाँ से करेंट अफेयर्स कवर करेगा ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नासा। नासा और भारत का जो इसरो है ये दोनों मिलकर एक पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का बनाने जा रहे हैं। अब इसे बनाने का क्या फ़ायदा है, तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के तहत क्या होगा कि जितने भी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट पहले से भेजे जा चुके हैं या आने वाले समय में भेजे जाएंगे, उन सब को एक इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो संपूर्ण पृथ्वी है इसका जो पिक्चर है वो 3D फॉर्म में लिया जा सके। 3D फॉर्म में ये जो पृथ्वी इसका जो इमेज है वो 3D फॉर्म में लिया जा सके, ताकि इस पे पृथ्वी पे जितने भी संभावना है, प्राकृतिक स्रोत हैं, खनिज है, या यहाँ पर आने वाली जो आपदाएं हैं, इन सब चीज़ों को बहुत तरीके से, सही तरीके से इसका एनालिसिस किया जा सके। जैसे जलवायु परिवर्तन को कम करना, बेहतर आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में क्या क्या जाता है, भूकंप आता है, कभी चक्रवात आता है जैसा कि भी आया हुआ है, या बाढ़ आता है, या सुनामी आता है, या ज्वालामुखी होता है, या अग्नि फायर हो जाता है, वनों में आग लग जाने की जो प्रक्रिया है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला बनाने का काम इसरो और नासा के द्वारा किया जाएगा, ताकि इन सब पे कंट्रोल किया जा सके। अब इसरो के द्वारा किया जा रहा है, तो इसरो के बारे में और नासा के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो इसरो क्या है, इंडियन स्पेस, इसरो का यहाँ गलत स्पेलिंग लिख दिया, इसरो ISRO होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो स्थापना कब हुआ था, 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में इसकी हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, के सिवन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब नासा के बारे में देख लेते हैं। जो नासा स्पेस एजेंसी ये अमेरिका का है। अब ये इसका गठन कब हुआ था, 1958 में इसका गठन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का होता है। ऑप्शन में जाक्सा है, ये कहाँ का है, जापान का। स्पेस एक्स ये कहाँ का है, ये अभी अमेरिका का है। और CNSA ये कहाँ का है, ये चाइना का है। इस तरह से सारे देशों के स्पेस एजेंसी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय के द्वारा बायोमास के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय मिशन की तैयारी कर रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी बिजली उत्पादन करने का काम है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कोयले का यूज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इन पॉल्यूशनों को, वायु प्रदूषण को, कार्बन का फुटप्रिंट को, ये सब को घटाने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन एक बनाया गया है वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। इसका सही आंसर क्या है, विद्युत मंत्रालय। इसके तहत जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला का जो उपयोग किया जाता है उन सब की मात्रा को कम करने के लिए, उसके जगह पे बायोमास का यूज करने के लिए इस मिशन को, राष्ट्रीय मिशन को बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो फसलों को जो जलाने से जो कार्बन का जो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और थर्मल पावर प्लांट में कोयला के यूज करने की वजह से जो कार्बन की मात्रा बहुत है वातावरण में, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब जानते हैं कि CO2 की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस जो इफेक्ट होता है, ये सारे चीज़ें इसी की वजह से हो रही है। जिसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े हिम हैं, हिम बर्फ सारे पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जा रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस राष्ट्रीय मिशन का CO2 को कम करना, इसका उत्सर्जन कम करने का इसका मेन उद्देश्य है। और जो ये राष्ट्रीय मिशन है, इसका जो अवधि रहेगा वो कुल 5 वर्षों तक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश में वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या है, मालदीव। मालदीव में भारत की सरकार के द्वारा वाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दिया गया है। अब मालदीव कहाँ है, ये है अपना भारत का दक्षिणी भाग। और मालदीव यहाँ पास हिंद महासागर में बसा हुआ है। और यहाँ पास कौन है, श्रीलंका है। जैसा कि जानते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। तो मालदीव हिंद महासागर में ही बसा हुआ देश है। ठीक है, अब इस मालदीव में क्या गया, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो नाम पता होना चाहिए। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिन, जो कि भारत के फेवर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब भारत पड़ोसियों से रिलेशनशिप अच्छा रखने का मेन वजह क्या है कि चाइना, ताकि आंख ना गड़ा सके। जैसा कि अभी जान रहे कि श्रीलंका के कोलंबो जो सिटी है, वहाँ की राजधानी है, उस पर चाइना ने वहाँ पास अपना कुछ विकास करने के लिए वहाँ पास उसे श्रीलंका से ले लिया है। और जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे भी चाइना खरीद लिया है। चाइना भारत को हिमालय, लद्दाख की तरफ वहाँ अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह पे तो आँख गड़ाया है। साथ में वो भारत के दक्षिणी भागों पे भी आँख गड़ाने के लिए इन सब श्रीलंका पे, इन सब पे दबाव डालता है और इन पे कर्ज देकर इनके जो द्वीप है उसे खरीद लेता है और यहाँ पास अपनी आंखें गड़ाकर बैठा रहता है और भारत पे नज़र रखता है। तो इसलिए भारत जो छोटे छोटे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे रिलेशन अच्छा करने के लिए वहाँ पास हमेशा कुछ न कुछ कदम उठाता है। इसी कदम के बीच एक वाणिज्य दूतावास खोलने का काम मालदीव में किया गया है। मालदीव से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भूगोल के हमेशा बनते हैं, जियोग्राफी के बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पास हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक यहाँ मिनिकॉय द्वीप है। तो यहाँ पास 3 क्वेश्चन बनता है। एक जैसे ये लक्षद्वीप हो गया, यहाँ मिनिकॉय हो गया और यहाँ मालदीव हो गया। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक समुद्र का चौड़ा सा रास्ता है, इसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में भी एक समुद्र का चौड़ा रास्ता है जिसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल बनता है। इसे आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के साथ आयुष्मान भारत PM जय आरोग्य श्री योजना पर हस्ताक्षर किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है, तेलंगाना।
तेलंगाना के साथ जो भारत सरकार है वो जो भारत की एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय योजना है और राज्य का तेलंगाना राज्य का आरोग्य श्री योजना, इन दोनों को सम्मिलित रूप से इन पे हस्ताक्षर करने का काम किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। अब ये तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है, तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना से क्वेश्चन हमेशा पूछता है इसका गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, और यहाँ का जो गवर्नर है वो कौन है, टी सौंदरराजन। अब तेलंगाना के द्वारा किया गया है, तो ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है इसका गठन कब हुआ था ये पूछ लिया जाएगा आपसे, इम्पोर्टेंट है। तो इसका गठन हुआ था 14 अप्रैल को। भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 14 अप्रैल 2018 को इसका रांची यानी झारखंड से इसकी शुरुआत की थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के। ये भारत का एक सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ये मेडिकल सुविधा है। इसमें क्या होता है कि हर परिवार को 5 लाख रुपया तक प्रतिवर्ष दिया जाता है जिससे मुफ्त में इलाज किया जा सके। अब जो तेलंगाना का एक जो मेडिकल जो योजना है उसका नाम है आरोग्य श्री। इस आरोग्य श्री को इस आयुष्मान भारत के साथ मिलाकर सम्मिलित रूप से उन पर हस्ताक्षर करने का काम ये तेलंगाना के राज्य के द्वारा किया गया है। इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो तेलंगाना राज्य के द्वारा आयुष्मान भारत पीएम जय आरोग्य श्री योजना है, इससे जो तेलंगाना में कुल लगभग 1.3 करोड़ लोगों को इसका सीधे सीधे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक किसे बनाया गया? इसका जो भी सही आंसर है इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप इसका कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।